मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी क्लासेस 77 पर लेकर हाजिर हूँ। सीजीपीएससी वालों के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास। इसके विषय में एक क्लास कल हो चुकी है, आज दूसरी क्लास होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देखेंगे व्याकरण के प्रश्नों का जो स्तर है हूबहू आपको परीक्षा में मिलने वाला है, इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। सीरीज़ नंबर 2 है ये। आपकी परीक्षा तक ये सारी क्लासेस आते रहेंगे, इसलिए आप सारी क्लासेस को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीजीपीएससी व्यापम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी व्याकरण हो चाहे साहित्य हो, यदि आपके पाठ्यक्रम में वो टॉपिक दिया गया है तो बस वो टॉपिक इंपॉर्टेंट रखता है। आपके चाहे जिस भी क्लास में पढ़ाया जाए आप उसे पढ़ लीजिए, है ना मित्रों। तो हमने तो फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब भी टारगेट किया है। इसके अलावा आप देखेंगे आप स्मार्ट जी क्लासेस 77 पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर क्या पढ़ रहे हैं आप। यहाँ पर हमारे साथ में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एग्जाम के यूपी टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस एग्जाम, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीएचडी, सीटेट, यूपी टेट एंड डी ट्रिपल एसबी की सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और अपना सिलेबस मैच करिए और देखिए सारे क्लास जा करके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप पीडीएफ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको निःशुल्क प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं व्याकरण का पहला प्रश्न शानदार तरीके से इंतजार कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न नजर आ रहा होगा। क्या है ये? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब बताएं कितने भेद होते हैं? क्या 5 भेद होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं? मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तब तो आप बता देंगे 5 भेद होते हैं। वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम पूछा जा रहा है। अगर सर्वनाम सूचक शब्द पूछा जाता तो सर्वनाम सूचक शब्द जो है वो 11 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? सर्वनाम सूचक शब्द 11 होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आप उसे ही टिक कर लीजिए, है ना मित्रों। आगे बढ़े आप, अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। जो शब्दांश शब्दों को अंत में, शब्दों के अंत में लगकर, देखिए एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय इनमें से किसमें प्रयोग नहीं किया गया? मित्रों, सबसे पहला तो यह बताया गया शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में जो लगा है वही होता है प्रत्यय। जैसे बड़ा दिया गया है, अब बड़ा में यदि हम ई जोड़ देंगे तो हो जाएगा बड़ाई। तो ये आपका ई क्या हो गया मित्रों? ये ई प्रत्यय हो जाएगा और मूल शब्द आपका बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपसे पूछना है किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। बढ़िया है, रखैक है, पालक है, हर दिन है। इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ करके बताना, आप उसे पढ़ें और बताएं। तो हर दिन जो है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दिन है और दिन में हर लग गया। तो हर जो शब्दों के पहले लग जाए, यानी पूर्व में लग जाए, उसे आप उपसर्ग कहते हैं। पूर्व में लगने के कारण यह उपसर्ग है और दिन में उपसर्ग लग गया, हर बन गया ये हर दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन निम्न में से किसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। शब्द कौन कौन से दिए गए हैं मित्रों? पहले वाले में पूछा गया था प्रयोग नहीं किया गया, इसमें पूछा गया प्रयोग किया गया है। पुरस्कार दिया गया है, तिरोभाव है, सत्कार है या फिर बिकाऊ है। इसमें से किसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपको बताना है मित्रों। तो इसमें जो किया गया है वो प्रयोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बिकाऊ यानी बिक मूल शब्द था उसमें लग गया, वो प्रत्यय हो गया आपका बिकाऊ। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, है ना मित्रों। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं इस क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दिए गए कथन का परीक्षण करना। हूबहू एकदम बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होती है हमारी क्लास। कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास नवीन यानी एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक हम भी सोचते हैं और आपके लिए नए टाइप्स के प्रश्नों का आंसर लेकर के आते हैं। चलिए इस कथन को पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला कथन दिया गया है इसमें, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर
उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। मित्रों, शब्द पर ध्यान देना, यह आरंभ कहा जा रहा है। शब्द के आरंभ में प्रत्यय नहीं लगता बल्कि उपसर्ग लगता है, इसलिए यह यहीं पर हो जाएगा गलत, आगे बढ़ना ही नहीं है इसको लेकर के। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए मित्रों, उल्टा कर दिया गया है। शब्दों के अंत में उपसर्ग नहीं लगता है बल्कि शब्दों के अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, जिसे आप सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग को कहा जाता है प्रीफिक्स। तो यहाँ पर दोनों को डेफिनेशन सही थोड़ा सा गलत करके दे दिया गया है। अब उसके आधार पर हम इसको आंसर को पढ़ेंगे। आंसर हमें क्या देना है? केवल कथन एक सत्य है, बिल्कुल नहीं। केवल कथन दो सत्य है, कदापि नहीं। कथन एक व दो सत्य हैं, कदापि नहीं। सभी कथन असत्य, यह सही हो जाएगा। यानी प्रत्येक कथन को, प्रत्येक शब्द को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। सभी कथन इसमें असत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसको आप, चलिए आगे बढ़ें। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म जो है वो असत्य है? विलोम शब्द का जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो रत का विरत होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, प्रसारण का संकोचन होगा, प्रेम का हर्ष होगा। इन सभी ऑप्शन को मित्रों ध्यान से पढ़ करके हमें जवाब देना है कि विलोम का कौन सा ऐसा जो असत्य है। प्रेम का हर्ष नहीं होगा मित्रों। किसका होगा? हर्ष। शोक का होता तो हर्ष हो जाता, लेकिन प्रेम का हर्ष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म असत्य है? अब फिर से इसमें बताना है विलोम शब्द का जो युग्म देगा असत्य बताना आपको। साक्षर का निरक्षर होगा, सुयस का यश होगा, सरस का मुलायम होगा, बंधन का मुक्ति होगा। क्या इसमें सब में आपको पढ़ना है मित्रों कौन सा सही है? सरस का मुलायम क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी सरस का मुलायम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म असत्य है? पढ़ें आप, पहले ध्यान से पढ़ें इसको। क्या है ये? विरोध का समर्थन, शुक्ल का तिवारी, सुमति का कुमुद, सुर का असुर। मित्रों ये सारे सही हैं, लेकिन शुक्ल का विलोम तिवारी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शुक्ल और तिवारी अलग अलग दोनों ही सरनेम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े आप। किस विकल्प में सभी मुहावरे युग्म सत्य हैं? यानी मुहावरा और उसका अर्थ दोनों ही सत्य है। कौन सा ऐसा युग्म है आपको निर्धारित करना है। जी कड़ा करना, जी कड़ा करना का मतलब क्या होगा? कलेजा थामना, कलेजे पर पत्थर रखना, ईर्ष्या से जलना, बहुत चतुर होना, कान भरना, बहुत तंग करना, नाक में दम करना। ऐसा कौन सा युग्म है जो सत्य है? इसमें से तीनों में सिर्फ एक ही सत्य होगा। वो कौन सा सही है? बहुत तंग करना यानी नाक में दम करना होगा। कौन सा होगा? जी कड़ा करना मतलब होगा ना। इसमें जो सही हो जाएगा जी कड़ा करना यानी कलेजा थामना। अब इसका देख लीजिए अर्थ पूरे का। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होता है दुख में धीरज रखना। ईर्ष्या से जलना का उचित मुहावरा होगा कलेजे पर सांप लूटना। बहुत चतुर होना का हो जाएगा कान कतरना, जबकि कान भरना का सही मुहावरा होगा चुगली करना। बहुत तंग करना, नाक को चने चबाना, जबकि नाक रखना का मान रखना हो जाएगा। इन सही मुहावरे का अर्थ होगा। आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर भाई, चाहे जिस तरीके पर, चाहे PDF से पढ़िए चाहे क्लास से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर आप। अब अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी आपस में पर्यायवाची हैं। समुद्र उदधि, चपला बिजली, चंद्रमा शशांक, भास्कर निशाकर। पकड़े गए दोनों उल्टे हैं। भास्कर मतलब होता है सूर्य, जबकि निशाकर मतलब होता है निशा को करने वाला, रात्रि को करने वाला, अर्थात चंद्रमा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। या गलत है, बाकी तीनों आपके सही हैं। भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, इसके अलावा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर जो है वो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को सही करें। और अगला प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है ना। यहाँ पर इसकी व्याख्या को भी आप देख सकते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है मित्रों? इसी पर ध्यान देना आपको, नहीं और हाँ पर। आत्मजा का अर्थ दुहिता होता है कि आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, तो पुत्री को दुहिता भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। चक्षु का मयंक, चक्षु मतलब होता है आँख और मयंक मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो इसलिए आगे बढ़े आप। उपल और प्रस्तर, अरविंद और पुंडरीक। अरविंद और पुंडरीक का मतलब हो जाता है कमल। अब इसको पढ़ने से फिलहाल मैंने आपको जवाब दे दिया। ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही हो जाएगा, क्योंकि चक्षु का मतलब आँख होता है, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। यानी दोनों ही गलत है, बाकी सब आपका तीनों जो है वो सही हो जाएगा।
उपल यानी प्रस्तर, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, अरविंद और पुंडरीक यानी सरोज से आप कमल कहते हैं, आत्मजा दुहिता पुत्री बेटी को आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। ये देखिए दुहिता पुत्री की पर्यायवाची है, चक्षु मयंक चक्षु आँख का, मयंक चंद्रमा पर्यायवाची, पत्थर की पर्यायवाची दोनों है, ये मैंने बता दिया था आपको, फिलहाल व्याख्या भी देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरों की त्रुटियां यानी दोष खोजने वाला यदि कोई हो तो उसे आप क्या कहेंगे मित्रों? कुछ लोगों की विशेषता होती है यहाँ फिर हम यह कहें कि अपनी तो पहाड़ जैसी गलती भी नज़र नहीं आती है, लेकिन दूसरों की राई बराबर गलती भी उन्हें दिख जाती है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? समीक्षक कहेंगे, समीक्षण कहेंगे, छिद्रान्वेषण कहेंगे, आप छिद्रान्वेषक कहेंगे। मित्रों छिद्रान्वेषक और छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषक कहेंगे आप इनको। ऑप्शन नंबर डी जो है वो छिद्रान्वेषक। छिद्रान्वेषण होता है दूसरों के अंदर कमी निकालना, सिर्फ कमी निकालना, और लेकिन छिद्रान्वेषक का मतलब हो जाएगा दूसरों के अंदर दूसरों की त्रुटियां यानी दोष को खोजने वाला जो होगा उसे आप कह देंगे छिद्रान्वेषक। ऑप्शन नंबर डी सही है, आप उसे देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़िए, आप व्याख्या को भी आप देख सकते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे मित्रों? ये आग लगती है 3 प्रकार से, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि। तो इन सभी को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे इसका अर्थ जो रहेगा जंगल में लगने। दाव का मतलब होता है जंगल, और उसमें दाव में लगने वाली आग क्या हो जाएगी? दावाग्नि हो जाएगी। जठराग्नि यानी पेट में लगने वाली, सॉरी पेड़ नहीं, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होगी। और इसी प्रकार से बड़वाग्नि जो होगी वो समुद्र में लगने वाली आग जो कहेंगे आप उसे बड़वाग्नि कह देंगे। ये देखिए व्याख्या दिया गया, दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, और यज्ञाग्नि तो आप समझ ही गए होंगे कि यज्ञ में लगने वाली आग को यज्ञाग्नि कहा जाता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल ही गया। आप यहाँ पर व्याख्या भी दे सकते हैं। फिर आगे बढ़िए। मैं दूध पीकर सो गया। भाई पी ले, सो गए तो क्या करें, इसमें करना क्या है? पढ़िए पूरा सेंटेंस पढ़िए। वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कौन सा सही है आपको देखना है। मैंने दूध पिया और खाना खाया। भाई सिर्फ दूध पीने की बात हो रही है और सोने की बात हो रही है, इसमें इसने चर्चा कर दी खाना खाने की, इसलिए गलत हो जाएगा। मैंने दूध पिया और मक्खन बहन को दे दिया। फिर देखिए उलूल जुलूल बात कर रही है। दूध पीना और सोने की जहाँ चर्चा की जाए सिर्फ हमें वहीं पहुँचना है। मक्खन खाएं या फेंकें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने दूध पिया और सो गया, वह पढ़ने के अलावा अखबार बेचता है। ये मतलब देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंस जो आपके बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, कुछ और कर, लेकिन मैंने दूध पिया और सो गया, यह जो है मैं दूध पीकर सो गया वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन सही तरीके से किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मित्रों प्रत्येक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही जवाब देना है। साधारण वाक्य की पहचान करना है आपको। बच्चा दूध पीता है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका, यानी सो गया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। मैंने तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम नहीं आए। अब आपको पढ़ने से स्पष्ट समझ में आ गया होगा जो ऑप्शन नंबर ए है वही साधारण वाक्य है। सही एक ही वाक्य है, सिंपल सा, बच्चा दूध पीता है, यह साधारण वाक्य है, इसमें कुछ पहचानना ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल, वेरी सिंपल वाक्य है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़िए, इसको पढ़िए आप। क्या लिखा गया यहाँ पर? वाक्य के प्रमुख खंडों के संबंध में विचार करना है, कर लीजिए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। क्या ऐसा है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा कर्ता जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है। मित्रों कथन को पढ़ लीजिए आप। कथन क्या क्या दिया गया है? तो कथन जो दिया गया है, पहला कथन है कथन एक सत्य है। क्या ऐसा है? कथन दो असत्य है। कथन एक एवं दो सत्य हैं। ये मुहावरे कहलाते हैं। भाई ये तो बेसिर पैर की बात कर रहा है, उससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। और सही जवाब जो हो जाएगा कथन एक व दो जो है वो दोनों ही सत्य हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा कर्ता को जो कुछ कार्य करता है वह सब विधेय कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़िए। एक विचार को, क्या है ये? एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। उक्त वाक्यांश पर विचार करना आपको। क्या यह सत्य है, असत्य है, निर्धारित नहीं करते थे, फिर मुहावरे कहलाते हैं। भाई मुहावरे कहाँ से कहलाएंगे? एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला समूह वाक्य, बिल्कुल भाई क्या कहला, मुहावरे कहला सकते हैं। उक्त वाक्यांश विचार करना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए, प्रत्येक ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। मुहावरे भी कहला सकते हैं, लोकोक्तियाँ होती तो वो भी कहला सकते हैं। साथ साथ आपको इनवर्ड जो आपका होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे आप कहते हैं वो भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर यह कथन सिर्फ सत्य है या फिर असत्य आपसे ये पूछा गया तो आप बता सकते हैं सत्य है, यानी समूह वाक्य कहलाता है।
यह कथन सत्य है। आगे बढ़े आप। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? जी मित्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं या फिर 4 हैं? सबको अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे कि इनके कितने भेद? 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो होता नहीं, यही उनके 8 भेद हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर याद रखें। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस प्रकार के आपके 8 हैं। जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, वैसे भालू क्या करता है? भालू मित्रों क्या करता है बताइए आप? क्या किकियाता है, चिघारता है, दहाड़ता है, फिर खो खो करता है? मित्रों, हर पक्षी की अपनी अपनी वाणी होती है। कोयल कूँ कूँ करती है, चिड़िया चहचहाती है, और अब बंदर जो होता है वो क्या करता है? किकियाता है। हाथी चिघारता है ना, हाथी चिघारता है, और शेर दहाड़ता है, गधा ढेचू ढेचू करता है। इस प्रकार तमाम जानवर जो होते हैं वो अपनी अलग अलग एक भाषा में बात करते हैं। हमें समझ में नहीं आए, वो हमारी समस्या है, लेकिन इनकी अपनी लैंग्वेज इसमें बात करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन समझ में कहाँ आने वाले। मनुष्यों को तो मनुष्य की बात समझ में नहीं आती, कहो कुछ और समझते कुछ और है, करते कुछ और है, तो जानवरों की भाषा कैसे समझेंगे, है ना? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मित्रों, यार रही आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? और आने वाली क्लासेस का आप वेट करिए। आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन सही होंगे हमारे क्लास से। यदि आप लगातार बने रहे हमारे साथ, तो प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, हूबहू प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आप अगली क्लास का वेट करिए, और हम बहुत जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।